खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। 8:35 हुआ चाहते हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम सलाम जीके के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम में आप और हम सब का साथ ठीक 10 बजे तक रहे। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा होगा। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपकी कॉल्स 9:40 के बाद ली जाएं और आप अपनी बात अपने इलाके से रख सकें, मुतलकीन तक पहुँचे, कंसर्न इदारों से ज़िम्मेदारान के सामने आपकी जो शिकायत हैं, आपका जो फीडबैक उनके काम पर है, वो इस प्रोग्राम या इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हो सके। आज प्रोग्राम सलाम जेके में सेहतियामा की बात करेंगे। हेल्थ अथॉरिटीज़ अपनी जगह क्या करती हैं, मरकज़ से कुछ जवाब आए हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ अहम तरीन ऐलान हुए हैं, कुछ तब्दीलियाँ मकामी सतह पर उस ताल्लुक से बात करेंगे। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर मरकज़ी सरकार का एक वाज़ेह मौक़िफ़ जिसको दोबारा दोहराया गया है, और एक मस्जिद पर हमला हुआ है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। एक बड़ी तादाद में नमाजी शहीद हुए हैं, उस तरफ चलेंगे। साथ साथ बताएंगे कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मरीज़ तो परेशानी से गुजर रहे थे, कुछ बड़े इदारों पर अभी भी, बड़े इंस्टीट्यूशंस पर जो विद इन गवर्नमेंट सर्कल्स या गाइडलाइंस के तहत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल हैं। फिर दूसरी जानिब मुसीबत ये भी कि रोज़गार का एक ऐसा मसला है जो संगीन मसला बनता चला जा रहा, और मज़ीद लोगों की नौकरियाँ ख़त्म होने जा रही हैं और कुछ लोगों के ऐलान भी हो चुके हैं। कुछ बड़ी कंपनियाँ मुलाजमीन को निकालने जा रही हैं, लेकिन ये मसला जम्मू कश्मीर में भी है, उस पर थोड़ी देर में चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कुछ दिनों के बाद खुलने जा रहा है, आप वहां पर सैर कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। कुछ बड़े महकमों की, इदारों की जिम्मेदारान की बात करेंगे, और आज दिन भर जो सूरत हाल रहेगी उस पर भी आप तक तफसीलात मुकम्मल तौर पर पहुंचेंगी। ये सब आप तक पहुंचने के लिए आप शर्त यह है कि न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन के साथ जुड़े रहेंगे, बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारा साथ देंगे, जिनमें फेसबुक है, यूट्यूब है, और इसके अलावा दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग वेबसाइट www.gulistannews.in और JK24/7 न्यूज़ पर भी, टीवी स्क्रीन पर, साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों को ज़रा आज पलटेंगे। मार्च की 22वीं तारीख है, साल 2025। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है बताएंगे मेरे साथी ज़हूर लोलाब। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मार्च की 22 तारीख है, शनिचरवार का दिन है, लेकिन कौमी और आलमी सतह पर आज क्या कुछ हुआ है, एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1982 में नासा का तीसरे मिशन के लिए अपना खलाई जहाज़ कोलंबिया आज उन्होंने रवाना किया था। 1979 में आज के दिन इसराइली पार्लियामेंट ने मिस्र के साथ अमन मुआहदे को तस्लीम किया, दोनों मुल्क के दरमियान दोस्ती हुई थी। और आज के दिन 1978 में फ्रांस ने एटमी तजुर्बात किए थे, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1977 में इंदिरा गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद इंतखाबात हुए थे। और 1969 में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह आज के दिन हुआ था, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। वहीं 1966 में काउंटेज कारोल की पहली रैली वेंटेज कार रैली का इनकाद आज के दिन हुआ था, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया था। 1958 में सोवियत यूनियन ने नोवेजिया में एटमी तजुर्बा किया था। 1957 में आज शिका पर मबनी कौमी कैलेंडर को 22 मार्च से कबूल किया गया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1947 में आज के दिन आखिरी वाइसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, और ये आखिरी वाइसराय थे जिन्होंने आज के दिन बाहर का दौरा किया था। 1946 में आज के दिन बरतानिया ने उर्दन को आज़ादी देने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। 2009 में आज के दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दोबारा अपने ओहदे का चार्ज संभाला। और 1945 में आज के दिन अरब लीग, या जिसे आप जामियातुल दौलुल अरबिया, आज के दिन ये कायम हुई थी, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 1945 में। ये माजी के चंद वाक़ात थे जो हमने एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते बात बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ से जहां मुबारक महीना यानी माह रमज़ान चल रहा है, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों ने एक मस्जिद शरीफ को निशाना बनाया है। मस्जिद शरीफ पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में करीबन 44 लोग जो है वो जान बाख हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है अफ्रीकी मुल्क नाइजर से, जहां पर दहशतगर्दों ने एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिस दौरान वहां पर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। और बताया जा रहा है कि दही कस्बे में ये मस्जिद है, जिस दौरान नमाज अदा कर रहे दर्जनों अफराद जान बाख हुए। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर में उस वक्त किया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, और इस दहशतगर्दों के ग्रुप ने मस्जिद का घेराव किया,
लोगों को निशाना बनाया। हमलावरों ने मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। यानी नमाजी जब नमाज अदा कर रहे थे, मस्जिद के अंदर मौजूद थी, उसको इस मस्जिद जिसकी तस्वीर आपके सामने, इसे बंद किया गया और उसके बाद चारों तरफ से इसके आग लगा दी जाती है। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में जो फाइनल रिपोर्ट्स आई और कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, 44 अफराद की शहादत हुई, जबकि 13 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो लोग जख्मी हैं उनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। शायद ये अमवात की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। वजारत दाखिला ने हमलावरों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म तो जाहिर किया है, लेकिन सूरत हाल नाइजीरिया के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नाइजीरिया की हुकूमत ने दहशतगर्दों के हमले में 44 शहरियों की हलाकत के बाद जुमे से 3 दिन के सोग का जब ऐलान किया, तो दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया गया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। नाइजीरिया के अंदर जहां पर बोको हराम और बाकी ममालिक का जो आसपास के हिस्सों में भी ये वो बड़े ग्रुप्स हैं जो हुकूमत के सामने कई बरसों से खड़े हैं और मुतअद्दिद इलाके इनके कब्जे में भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हुकूमत के कंट्रोल में सारी चीज़ें हों। और गांव देहात के अंदर इस तरह का हमला नाइजीरियन हुकूमत के मुताबिक अफ्रीका के इन ममालिक में बहुत कम देखा गया था। शहरी आबादी को अब तक नुकसान पहुंचाया जाता रहा, जो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी थी, लेकिन शायद हिकमत अमली इन दहशतगर्दी करने वाले ग्रुप्स ने तब्दील की है। और ताज़ा और अफसोसनाक वाक़या अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया का, जहां खबरसां इदारे या जो मकामी मीडिया है वो भी तस्दीक कर रहा था। देही कस्बा है कोकोरो, और कोकोरो के अंदर ये कदीम मस्जिद थी जिसको नजर आतिश किया गया, हमला हुआ, आग लगाई गई, 44 लोग शहीद हो गए जो नमाज अदा कर रहे थे, 13 जख्मी हैं जिनमें हालत बेशतर की तशवीशनाक है। इस पर भी कंफर्मेशन की जा रही है। हमले की तस्दीक सरकार की जानिब से भी कर दी गई है। ऑपरेशंस इंटेंसिफाई होंगे, इस अज़्म का यादा सरकार की जानिब से किया गया है। ये तो एक खबर आपके सामने जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा इस वक्त पढ़ी और देखी जाने वाली खबर है, लेकिन बात अब ज़रा मकामी खबरों की भी। और सबसे पहले मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर फ़ौज को नुकसान से गुजरना पड़ा है और एक सड़क हादसा पेश आया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज के 2 जवानों की इसमें जान चली गई है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, जहाँ पर होने वाले इस हादसे में 2 फौजी एहलकारों की मौत की तस्दीक फौज की जानिब से भी कर दी गई है। लद्दाख में लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान यह हादसा पेश आया है। अब हादसा किस गाड़ी का हुआ ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन जनरल ऑफिसर कमांडिंग जियो से फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की जानिब से भी बाकी तमाम रैंक्स के साथ मिलकर हवालदार 12 और सिपाही जो सूरज कुमार हैं, दोनों को खराज तहसीन पेश किया गया है। और इनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी फौज के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से किया गया है। और फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की तरफ से ये भी तस्दीक की गई है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, उनकी तरफ से भी जांबाहक या शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया है। इसके अलावा आज इतलात के मुताबिक इन दोनों के जसद को घर पहुंचाया जाएगा। 20 तारीख को यह हादसा हुआ है और गालिबन अब जाकर इसकी तस्दीक की गई और कहा गया कि लेह के एक दूरदराज इलाके में 2 जवान हवालदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार हादसे में जांबाहक हो गए। इसकी तस्दीक जाकर थोड़ी लेट हुई। इसी तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट काफ़ी पहले एक हुआ था जो गालिबन जनवरी में हुआ था, जिसमें एक ब्लास्ट के दौरान कुछ फौजी जवानों की जान चली गई थी। उसी तरह का ये हादसा, लेकिन सड़क हादसा अब तक जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स इसकी तस्दीक कर रही हैं, ताहम फौज की जानिब से जो एक्स पर भी जानकारी दी गई है, दोनों को मुश्किल सूरत हाल में उनकी फैमिलीज़ का सहारा बनने का अज़्म जाहिर किया गया है और खराज तहसीन हवालदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार को पेश किया गया है। इन दोनों की मौत कैसे हुई वहाँ तो ये तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक हादसा पेश आया जब ये दोनों ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दौरान दोनों सिपाहियों की जान चली गई। कंफर्मेशन फौज की जानिब से कर दी गई है, लेकिन मजीद हादसे पर लबकुशाई नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। बात फौज के ताल्लुक से हुई है तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को मुसलसल वजारत दाखिला रिव्यू करता है और सारी सूरत हाल पर जवाब भी हुकूमत की जानिब से आता है। ताहम एक जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस यानी ऐवान ज़री के अंदर या राज्यसभा के अंदर और उसके अलावा लोकसभा के अंदर भी हुकूमत की जानिब से बैक टू बैक बयानात दिए जाते रहे, लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का तज़किरा ऐवान के अंदर किया गया, पार्लियामेंट के अंदर किया गया। और एक तरफ ये जिक्र हुआ कि मौजूदा वक्त में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ना किसी किस्म की हड़ताल और ना ही कोई पथराव होता है। ये तमाम चीज़ें अब माजी की बात हो चुकी हैं, किस्सा पारीना है। दहशतगर्दी से होने वाले अमवात या नुकसानात में 70% की कमी का दावा मरकजी वज़ीर दाखिला
अमित शाह की जानिब से राज्यसभा के अंदर किया गया और बड़ी बात यह भी कही गई कि अब जो ड्रोन के जरिए दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें मुसलसल हो रही हैं, उन कोशिशों का तोड़ निकालने के लिए भी, उन्हें नाकाम करने के लिए भारत सरकार सरगर्म है। ड्रोन मुखालिफ हल जल्द भारत सरकार निकालेगी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक। और यह बयान उस वक्त आया जब वो मरकजी हुकूमत की जानिब से जवाब राज्यसभा के अंदर दे रहे थे। कहा कि दफा 370 की तनसीख एक ऐसे वक्त में हुई जब हुकूमत ने पहले से ही इस अज़्म का यादा किया था, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में वो जो एक विधान एक प्रधान एक निशान वाली बात हो रही है, दफा 370 अलहदगी की बुनियाद वज़ीर दाखिला के मुताबिक थी। मनसूखी से आइन के मामारों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि तशद्दुद में, वायलेंस में 70% कमी। मिल्टन 2 के रिश्तेदारों और हमदर्दों को बर्खास्त करना जो हुकूमत ने शुरू किया था, उसमें बड़ी तादाद में कई मुलाजमीन को बरतरफ किया गया या उनके साथियों को जिन्होंने मुल्क और रियासत मुखालिफ कोई काम किया था, साजिशें रची थी। ये भी कहा गया कि पड़ोसी मुल्क से मिलिटेंट दाखिल होते थे, लेकिन गुज़श्ता 10 बरसों में ये सिलसिला खत्म हुआ। हमले जवाब में भी किए गए और इसलिए 10 बरसों से बम हमले और बाकी सारी चीज़ें खत्म की गई। जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स, खास तौर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हुए कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए या बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां थी और मीडिएटर के तौर पर काम करती थी, उसको भी ख़त्म किया गया और हज़ारों अफराद मिल्टन 2 के जनाजों में शामिल होते थे। लेकिन अब वज़ीर दाखिला के मुताबिक ऐसा नहीं होता। पुलवामा जैसे हमलों का जवाब 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए दिया गया। और दूसरी बात यह भी कहा कि अब जो भी भारत की तरफ किसी भी तरीके से नाकाम साजिश से या नापाक अज़ाइम से देखेगा, उसको उसी की ज़बान में और सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मिलिटेंसी की सरगर्मियों में जो भी अफराद मुलव्विस थे, उनके रिश्तेदार अगर आज भी मौजूद हैं, सरकारी तंत्र का, निज़ाम का, सिस्टम का हिस्सा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और कहा गया कि सरकारी ठेकों में उनकी सहूलतकारों के कार्ड्स मनसूख हो गए और पासपोर्ट की अजराई भी बंद कर दी गई। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख करके आइन के मामारों का वज़ीर दाखिला के मुताबिक शर्मिंदा ताबीर, वो जो ख्वाब था वो कर दिया और अलहदगी पसंदी की जो बुनियाद थी उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस शिक को आर्जी बनाया, इसे मनसूख करने का तरीका भी आर्टिकल में शामिल किया गया, लेकिन वोट बैंक की सियासत और हठधर्मी की वजह से दफ़ा 370 जारी रहा। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला हुआ और आज के वक्त में जब दहशतगर्दी की मुखालिफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट या शुमाल मशरकी रियासतों का भी जिक्र किया। कहा कि वहाँ पर भी हथियार जिन जिन लोगों ने उठाए थे उनको ख़त्म करने या कम करने के लिए भारत सरकार ने इक़दाम उठाए, मस्बत नताइज उसके मिले हैं। 4 दहाइयों में उनके मुताबिक शोरज़दा इलाकों में, शुमाल मशरकी रियासतों में, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मामलात तो थे, लेकिन 92,000 से ज़्यादा शहरी मारे गए और अब ये खून ज़्यादा दिन नहीं बहेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जो बड़ी बातें कही गई, उनमें चंद हाईलाइट्स आपके सामने जब राज्यसभा के अंदर वो जवाब दे रहे थे, उनकी बात आपको सुनाएंगे। सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर गाड़ने। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं मान्यवर, 2 आंखों। उनके शासन में मान्यवर पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 90 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि, 90 विधायक और 6 सांसद। अब 34,262 जनप्रतिनिधि चुने हुए कश्मीर में हैं। ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, विधानसभा भी है और संसद सदस्य भी है। 370 की आड़ में इसको बंद कर रखा। चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, अब चुन कर आते हैं मान्यवर। और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ।
अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, एक भी गोली नहीं चली। गोली छोड़ो साहब, बूथ के रैगिंग की एक भी फरियाद भी नहीं हुई है पूरे जम्मू कश्मीर। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाते। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रैगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज जम्मू विजयपुरम में 1600 करोड़ का एम्स है, अवंतीपुरा में 1828 करोड़ से बन रहा है, IIT जम्मू में, IIM जम्मू में, निप श्रीनगर में है। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, अब 15 है। नर्सिंग कॉलेज 15 और बनी है। MBBS की सीटें 500 थी, इसमें 800 हमने जोड़ी है और PG की सीटें 667 थी, उसमें 297 नई जोड़ी गई। और नर्सिंग की सीटें मान्यवर 220 थी, इसको 2000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया देखती रह जाए, दुनिया के कई लोग उसको इंजीनियरिंग एडवेंचर मानते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी जम्मू कश्मीर में हुए। 9.25 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनी, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना। रेल नेटवर्क को उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक से घाटी तक पहुंचाया गया। जोजिला सुरंग, जैडमोर सुरंग और मजबूती से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, भारतीय सेना की रसद को भी क्षतिपूर्ति करेगी। जम्मू के लिए सेमी रिंग रोड बनाया, अखनूर पुंछ सड़क निर्माणाधीन है और 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई HT लाइनें डालने का काम भी मान्यवर जम्मू ये हिसाब मांगते हैं। क्या हुआ 370 साहब, हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत। वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे और बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही थी कि और इनका कहना था कि दफा 370 के मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात जहाँ जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी करेंगे। और आपको बता दें कि एक अहम पेशरफ्त में लद्दाख के जो नुमाइंदे हैं उनकी जो मरकज़ी वज़रात दाखिला के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ पेदर पे मीटिंगें जम्मू में हुई है। लद्दाख की क़यादत की मरकज़ के साथ मुशावरत हुई है जिसमें उन्होंने अपने जो लद्दाख के मामलात हैं वो उनके सामने रखे हैं। और आपको बता दें कि जो इस वाले से ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई उससे पहले ही ये अहम पेशरफ्त और अहम मीटिंग जम्मू में पेदर पे हुई है जिसमें जो लैब और KDA के नुमाइंदे हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। और ज़राए से खबर यह है कि जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का जो मामला था और डोमिसाइल और PSC का जो मामला था, ये लगभग इन पर रजामंदी दोनों तरफ से हुई है कि इन दोनों मामलों को जल्दी हल किया जाएगा। और इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त जम्मू में हुई है जहाँ पर MHA के नुमाइंदों के साथ पेदर पे मीटिंगें लैब और KDA के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ हुई है, जिस दौरान 2 अहम इशूज़ खासकर रिजर्वेशन के हवाले से, जॉब्स और रिक्रूटमेंट के हवाले से हुई है। और कहा जा रहा कि जो 2 नुमाइंदे हैं MHA के जिनको ये जिम्मेदारी मिली है IB के हैं, उन्होंने लिए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों से इस हवाले से बातचीत की है। जो लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से चेरिंग दोरजे लाकरुक और नवांग रिगजिन जोरा इन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। वहीं KDA की जानिब से 4 मेंबरान थे जिन्होंने जम्मू में इस अहम मीटिंग में शिरकत की है और अपने जो खदशात और अपने जो मुतालबात है वो जो MHA के नुमाइंदे हैं उनके सामने रखे हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है कि सिक्किम की तर्ज पर यहाँ पर भी जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल के सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। और भी मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है और ख़ासकर जो दीगर मुतालबात है
लद्दाख के लोगों के, लद्दाख के नुमाइंदों के जिसका वो लगातार मुतालबा कर रहे हैं स्टेटहुड के हवाले से और लद्दाख में और एक लोकसभा सीट के हवाले से, 6th शेड्यूल के हवाले से, उस हवाले से भी आइंदा दिनों में दिल्ली में बात हो सकती है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा लद्दाख आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक हमारे साथ है। इसहाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो पेदर पे मीटिंगें हुई है जम्मू में, मजीद क्या कुछ आपके पास अपडेट और इतलात है, किन मामलों पर बातचीत हुई है और क्या कोई हल अभी तक निकल पाया है? चलिए, मोहम्मद इसहाक से दोबारा रब्ता करेंगे। 4 मुतालबात जिनको लेकर मरकज़ के नोटिस में भी मामलात लाए गए और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर वजारत दाखिला के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग्स हुई हैं और इससे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली में अगला इजलास हो, उससे पहले एक रास्ता निकालने की शायद कोशिश है। और अगरचे आज सुबह भी हमने रब्ता करने की कोशिश लैब और KDA के ज़िम्मेदारान के साथ की, टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा मुलाकात से पहले बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए लद्दाख की क़यादत इस वक्त आगे जाने की कोशिशें कर रही हैं और शायद इसके मस्बत नताइज भी आएँ। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा फ़ोन लाइन पे। इसहाक, अब तक आवाज़ पहुँच रही है? जी, ये बताइएगा कि इस मीटिंग की एक तो क्या कंफर्मेशन हुई है, जम्मू के अंदर लैब और KDA की मीटिंग हुई है, ज़िम्मेदारान से आपकी कोई बात हुई, और दूसरा क्या पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए जिनमें कुछ मामलात हैं, खबरें ये आ रही हैं, हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि शायद बहुत हद तक चीज़ें लद्दाख की क़यादत के फेवर में गई हैं। इससे पहले दिल्ली के अंदर कोई इजलास हो, जम्मू के अंदर भी एक राह तलाशने की कोशिश हुई है। जी आसिफ, आज सुबह हमने भी कोशिश किया KDA और एपेक्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके कंफर्म करने की, लेकिन फिलहाल कंफर्म तो नहीं हुआ। बट खबरें सर्कुलेट कर रही है और जराये से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बैक चैनल के जरिए जो मेन मीटिंग से पहले हाई पावर्ड कमेटी या सब कमेटी से मीटिंग से पहले एक जो है बातचीत की जो है खबरें आ रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुद्दे हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर रिक्रूटमेंट को लेके और जॉब्स में जो लद्दाख के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, गैजेटेड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट को लेके, इनके ऊपर बातचीत की खबरें जो है वो सुनने को मिली है। लेकिन फिलहाल अभी तक KDA और एपेक्स की किसी भी मेंबर ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। आपको बताते चले, पिछले जो राउंड ऑफ टॉक के बाद लद्दाख के जो लीडर्स हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो सब कमेटी या हाई पावर्ड कमेटी के साथ लद्दाख के बॉडीज का मीटिंग हो और जल्द से जल्द वो मांग भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि कम से कम जो रिजर्वेशन का मसला है उसको हल किया जाए, जिसमें खासकर लद्दाख के लिए जो 80 से 95% रिजर्वेशन की वो मांग कर रहे हैं। और रिजर्वेशन के बाद जो पॉलिसी, रिजर्वेशन का बेस क्या रहेगा, डोमिसाइल अगर होगा तो डोमिसाइल में एपेक्स और KDA की तरफ से भी उन्होंने अपना जो है डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखा है। और उसके अलावा आप जानते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद पिछले 5 सालों में गैजेटेड फोर्सेस का एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गैजेटेड फोर्स के रिक्रूटमेंट की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनकी काफी कंसर्न है और एज भी उनका चला जा रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एज रिलैक्सेशन की मांग भी कर रहे हैं और गैजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द करने की मांग कर रहे हैं। और साथ साथ गैजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो PSC है, पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, या जो JKPSC है, उसके जरिए या लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के बना के उसके जरिए रिक्रूटमेंट की मांग किया जा रहा है। जो अब मीटिंग हुई है इसके बाद चूंकि जो ज़ैली कमेटी बनाई गई थी या हाई पावर कमेटी, उसका इजलास कब तक मुतवक्का है दिल्ली में? जी, इस बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि PSC वाला मसला ऑलमोस्ट हल हो गया है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और बाकी मामलात पर कोई पेशरफ्त का इम्कान है? जिस हिसाब से बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं, अभी तक अगर कोई रास्ता नहीं निकल सका, यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्ट करें और PSC वाले मामले पर क्या कंफर्मेशन है? जी, अभी तक वर्बल के बगैर जो रिटर्न में किसी भी तरह की इनपुट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से भी और एपेक्स KDA की तरफ से भी।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, तफसीलात फराहम कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा लद्दाख से हमारे साथ थे। जम्मू के अंदर होने वाली मीटिंग की कंफर्मेशन मुतलकीन की जानिब से अभी नहीं की गई है। केडी और लेह अपेक्स बॉडी के जिम्मेदारों के साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका। मगर बैक चैनल डिप्लोमेसी ज़रूर अपनाई जा रही है, जो हमारी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। कुछ मामलात जिन पर अभी भी पेच फंसा है, कुछ चीज़ों को बहुत हद तक ठीक कर लिया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9 बज गए। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो बात जम्मू कश्मीर की मामलात की करेंगे और कुछ अहम इदारों की बात कि कमियां बहुत ज़्यादा हैं। सरकार ने अगरचे अपने लेवल पर बड़े काम किए हैं या दावे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुतअद्दिद शोबों में मुश्किलात हैं। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका दोबारा खैर मकदम है और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ पर से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे और बात मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जो उनकी ज़मानत है, इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली अदालत ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी है और फिलहाल इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि उन्हें पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त दी जाए, हिरासती पैरोल दिया जाए, लेकिन इस बार उन्हें अदालत से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने रुकनी पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की मिलिटेंसी फंडिंग केस में ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस वाले से एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है।
इंजीनियर रशीद, जो कि 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। कई बार उन्हें हिरासती पैरोल पर भी छोड़ा गया, ताहम 2017 के मिलिटेंसी फंडिंग केस में फ़िलहाल वो इस हवाले से तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन कल जब उनके केस पर समाअत हुई तो अदालत से उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दरख्वास्त की ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि उन्हें लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल या अबूरी ज़मानत दी जाए, ताहम अदालत ने हिरासती पैरोल या अबूरी ज़मानत देने से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती है और फ़िलहाल उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। ये पहले से क्लियर थी कि कोई भी चाहे कितना ही बड़ा स्टेटस वाला हो, लेकिन वो उस स्टेटस को बुनियाद बनाकर या असर रसूख के दम पर सज़ा से बच नहीं सकता। तो कल दोबारा से ये दलील दी गई। 17 मार्च को भी रिप्लाई में NIA की तरफ से जिससे जवाब मांगा गया था अदालत से, तो एजेंसी ने साफ कर दिया कि इंजीनियर रशीद किसी भी तरीके से, जब कानून के तहत वो एक जेल के अंदर बंद है, किसी भी तरीके से कोई कोताही एजेंसी की तरफ से नहीं बरती गई है। तो कहा गया कि कोई भी एक्यूज हो, कोई भी इस तरह मुल्जिम हो, तो वो सज़ा को कम से कम अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे वो MP हो या कोई भी, अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके। और 21 तारीख को जो समाअत हुई, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, और NIA ने, आप सबको याद होगा कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट UAPA के तहत साल 2017 में इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। और वो चाह रहे थे कि मौजूदा जो सेशन चल रहा है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जाकर ख़त्म होगा, पार्लियामेंट में वो जा सकें। एक बार उनको ज़रूर 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन उस दौरान मीडिया से दूर रहने, बाकी सारी चीज़ें, मतलब शराइत के साथ वो बाहर आए थे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दोबारा उन्हें मदद मिलेगी किसी तरीके से अदालत से, मगर ऐसा हुआ नहीं। तिहाड़ जेल में फ़िलहाल उन्हें बंद रहना होगा और उनके चाहने वालों की तरफ से फैसले पर नाराज़गी का भी इजहार किया गया, जिनके मुताबिक एक कसीर आबादी की नुमाइंदगी करने वाले और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शिकस्त देने वाले मेंबर को इस तरीके से ट्रीट करना, कम से कम ऐवान के अंदर अपने लोगों की बात रखने का मौका एक बार उनको फिर से मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। NIA के जवाब के बाद कोर्ट का ये हतमी फैसला आया है। मजीद इस पर कोई बहस होती, अगली कोई तारीख इस तरीके से मुकर्रर नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा वादी कश्मीर में श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले कंफर्म हो रहा है कि आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है और नुकसान हुआ है। शहीदगंज श्रीनगर का इलाका, जहां पर इतलात के मुताबिक एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी और आसपास के मकानात को भी अब बचाने की कोशिशें, कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस घर के अंदर आग लगी है शहीदगंज का, यानी जहां से आग की शुरुआत हुई, वो ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने अब से कुछ देर पहले की भी, डेफर्ड विजुअल्स, और रात देर गई की भी, या अलग सुबह जब इस इलाके के अंदर कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी। रिहायशी मकान जिससे आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर सर्विसेज अमले को इतला दी गई और जब तक फायर सर्विसेज का अमला पहुंचता कोशिशें की गई, लेकिन 2 मंजिला मकान के अंदर आग लगी है। इस मकान को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा और जो पास वाले घर हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा मज़कूरा घर के अंदर हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिशें आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। ये आज सुबह की पहली तस्वीर और उसके बाद दूसरी तस्वीर, जहां फायर एंड इमरजेंसी का अमला मौके पर पहुंचा था, वो कार्रवाई में मसरूफ़ था। कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस घर को नहीं बचाया जा सका। मगर अच्छी बात यह है कि आसपास के घर ढांचे वो बच गए, मगर रमज़ान मुबारक में भी उन मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है जो आग की वजह से बेघर हो रहे हैं। अमलाक का नुकसान हो रहा है। अरबों रुपए का नुकसान वादी कश्मीर और जम्मू में सिर्फ चंद महीनों के दौरान हुआ है, या सिर्फ आप वादी को देखेंगे तो जम्मू के कंपैरिजन में ज़्यादा इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और बदकिस्मती से एक घर को नहीं बचाया जा सका। आसपास के घरों को फौरी तौर पर बचाया जाए, इसकी कोशिश बहुत हद तक कामयाब हुई है, ये एक बात। लेकिन साथ साथ जब आतिशज़दगी की बात हो रही है तो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले आपको लिए चलते हैं, जहां पर इसी तरह का एक वाक़या 48 घंटे पहले पेश आया था, लेकिन 48 घंटों के बाद भी इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। काटीपुरा अनंतनाग में 20 तारीख को आग लगी और 3 दर्जन से ज़्यादा ख़ानदान इस वक्त मुतासिर हुए हैं, वो भी ईद से पहले ज़रूर। बिल्कुल, ये भयानक आग और इस आग की वजह से करीबन 40 फैमिलियाँ हैं, ख़ानदान हैं जो अब
खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ईद आने वाली है और उससे पहले ही इनकी बाज़ाबादकारी के लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों की बाज़ाबादकारी की जाए ताकि ये भी खुशी से ईद मना सके। लेकिन आपको बता दें कि इस भयानक आग ने पूरे तरह से ये जो 40 घर है इनके मकानात को तबाह किया, जिसकी वजह से ये अब खुले आसमान तले फ़िलहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इन लोगों की बाज़ाबादकारी की जाए ताकि इनके मुश्किलात या माह रमज़ान का जो मुबारक महीना चल रहा है इस दौरान इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कोशिश अगरचे की जा रही है लेकिन कोशिश बहुत कम है, क्योंकि 40 फैमिलियाँ हैं जो इस आग की लपेट में आई है, जिनके आशियाने खाकस्तर हुए हैं। अगरचे मकानात की तादाद थोड़ी कम बताई जाती है लेकिन 40 के करीब फैमिलीज़ हैं। परसों आग लगने की वजह क्या थी उसको भी बाद में मालूम कर लिया गया, मगर जो नुकसान हुआ उसकी तलाफ़ी कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। पीर मुजफ्फर हमें अनंतनाग से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात पेश करेंगे। पहले तो ये बताएं कि ये जो पूरा इलाका था, एक तरह से जो तस्वीरें बताती हैं पीर मुजफ्फर के बस्ती का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हुआ। 40 मकानात हैं या 40 फैमिलीज़ हैं, इसकी क्या कन्फर्मेशन है? और इन 48 घंटों में हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए क्या इक़दाम किए हैं? बिल्कुल आसिफ, अगर मैं बता दूं इस भयानक आग के हवाले से जो ये काड़ीपोरा के लोग, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि शायद अब हमें अपनी जो जिंदगी है ये खुले आसमान तले बसर करनी पड़ेगी, क्योंकि ईद भी आने वाली है। लेकिन इसकी जो ये खुशी, इस खुशी को अल्लाह ताला ने न करिए कि एक मातम में तब्दील कर दिया। करीबन लगभग 72 ये ऐसे वहाँ पे ये फैमिलीज है जो इस आग के लपेट में आ गई और बिल्कुल करोड़ों की जो मालियत वो खाक के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन इस हवाले से जहाँ जिला इंतजामिया इस वक्त आंटोज है, वही कुछ अंजुमने भी आगे आई, रजाकारान NGOs, लेकिन इसके साथ साथ रियासती वज़ीर आला ने खुद एक टीम कल अनंतनाग भेजी, जिसमें जो वज़ीर बराई तिब्बी तालीम सेहत सकीना इतू साहिबा, इसके साथ साथ MLA अनंतनाग पीरज़दा मोहम्मद सईद और भी दीगर वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरान पहुंचे और उनको पूरा यकीन दिलाया कि जितना मुमकिन हो सके आपके लिए बाज़ाबादकारी के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, जो ये भयानक आग वहाँ पर रोनुमा हुई, इसलिए कहीं न कहीं वहाँ के लोगों को एक तरह से इस वक्त बिल्कुल उनके जो आशियाने वो उजड़ चुके हैं और अब यही वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वाकई जो हमारे वो आशियाने थे, जिस घर में या जिन आशियानों में हम रहाइश पजीर थे, कब वो वहाँ पे फिर तामीर हो गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब चूंकि ईद आने वाली है और उनकी ये ख्वाहिश है कि कहीं न कहीं कई लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अब हमारे पास पहनने के लिए भी कुछ कपड़े नहीं है। लेकिन इस हवाले से जहां अनंतनाग के बड़े बड़े उजमनी, जिसमें जमीतुल अहले हदीस, उनके जो रजाकारान वो आगे पहुंचे, इसी तरह दीगर जो तंजीमें हैं वो आगे आ रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे कि करीबन 40 खानदान हैं जो अब बेघर हो गए हैं, तो क्या अभी तक इन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है या आर्जी शेड तामीर किए गए हैं? किस तरह ये फिलहाल अभी जिंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल ज़हूर साहब, मैं बता दूं फिलहाल जो ये बेघर हुए लोग, ये जो शेर बाग का हॉस्पिटल है वहाँ पे इनके लिए फिलहाल खाने पीने के हवाले से आर्जी तौर पे वहाँ पे रखा गया है। लेकिन जिला इंतजामिया को भी हिदायत दी गई है कि जल्द जल्द इनके लिए जो ढांचे वो तामीर किए जाए। मैं बता दूं ज़हूर, जैसा कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड वन का जो सानिया पेश आया था, जिसमें करीबन लगभग 50 के ऊपर से जो वहाँ पे मकानात वो जल गए थे, उसी हिसाब से जो यहाँ पे ये आग की होलनाक वारदात रोनुमा हो रही है। इसी तरह से लोगों ने अपील की है, चाहे हम जनूबी कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर, हर जगह से इस वक्त इमदाद के लिए लोग आगे आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके जो असर रजा लोग यानी कि मुतासर, जो आग मुतासर है, उनके लिए कहीं न कहीं इमदाद के हवाले से जो टीम है वो वहाँ पर रवाना की जा रही है। जब तक सरकार मुकम्मल तौर पर कोई इनके लिए ऑप्शन देखती है, तब तक मकामी सतह पर क्या ऑप्शंस लोगों के पास हैं कि दाएं बाएं फैमिलीज़ के या जो रिश्तेदार हैं आसपास अड़ोस पड़ोस में वहीं एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर
कोई खेमे वगैरह भी दाएं बाएं लगाए गए अथॉरिटीज की तरफ से फौरी तौर पर, क्योंकि आबादी तो एक बड़ी नजर आ रही है जो मुतासिर हुई है? अभी तो इस हवाले से जितने भी वहां पे जो बेघर हुए लोग, उनका ये कहना है कि उनके जो आस पड़ोस के जो रिलेटिव्स है उनके पास वो जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतनी फैमिलियां इस वक्त जो उनके लिए एक मुश्किल सा बन गया, क्योंकि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक चैलेंज है, सवाल निशान है कि करीबन 40 फैमिलियां इस वक्त बेघर हो गई है। और इस टाइम में उनके लिए क्या ये मुमकिन है कि उनके लिए आर्जी ढांचे तामीर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो खेमे हैं या बाकी जो वहां पे कम्बल्स वम्बल्स वो उनको फिलहाल दी गई है, ताकि जिस तरह से पहले ही हिदायत दी गई है जिला इंतजामिया अनंतनाग को, क्योंकि बता दूं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद खुद इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। और जैसा कि कल ही रियासती सरकार के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे वहां पहुंचे पर और मुतासिरीन यही से लग रहा है मुलाकात कि करने पहुंचे थे। और आग लगने की असल वजह क्या थी? क्योंकि 48 घंटों बाद तो कम से कम पता चला होगा, शॉर्ट सर्किट कोई इशू था या कुछ और मामला था? किसी बीच में कुछ खबरें आई कि एक लकड़ी का घर था, वहां से आग शुरू हुई, लेकिन कुछ असबाब इसके मालूम हो सके अभी तक? आसिफ, इस हवाले से मुतज़द इतलात आ रहे हैं, लेकिन जो हमने पाया है कि एक घर से जो गैस लीकेज हुई थी, यही एक शायद एक कारण था जिसने आनन फानन पूरी जो वहां पे ये बस्ती थी अपने लपेट में ले लिया। मैं बता दूं जो ये बस्ती है ये काफी वहां पे गुंजान यानी कि जो मकानात एक दूसरे के नजदीक, ये भी एक कारण बनता जा रहा था कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के हवाले से। जी। जहां फायर सर्विस के एहलकार मौके पे पहुंचे, वहां पे जो मुकामी नौजवान उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा किया। और वहीं मैं बता दूं कई दिनों से आप देख रहे हैं, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है कि जो फायर सर्विस के एहलकार उन्होंने आग बुझाते बुझाते वहां पे इफ्तियारी की। और ये भी एक स्टेप लग रहा है कि जिस तरह फायर सर्विस एहलकार अपने आप को जोखिम में डालकर आग को काम में बुझाने के मसरूफ है। तो हवाले क्या से ये आप कंफर्म है जी कि पूरी आबादी के अंदर जहां जहां आग लगी थी, कहीं कम कहीं पर ज्यादा भड़की थी, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है? बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही वहां पे जो फायर सर्विस जितने एहलकार वहां पे पहुंचे, चाहे हम अनंतनाग की बात करें, अछाबल की बात करें, शांगे से भी गाड़ियां मंगवाई गई, कवारी गांव से भी गाड़ियां मंगवाई गई। और पूरी तरह जो इस वक्त टीमें हैं फायर सर्विस डिपार्टमेंट की ऑन टू 24/7 उनको ड्यूटी असाइन की गई है कि कहीं से भी अल्लाह न करी कोई चिंगारी अब वहां पे भड़क उठे। लेकिन अब जो वहां पे हालात है, आप मैं बता दूं कि पूरी बस्ती इस वक्त वहां पर राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। और जैसा ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई आशियाना नहीं था। जी आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो काडीपुर आनंदनाग का इलाका आग तो बुझा दी गई है, बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में कर ली गई हैं, लेकिन मुतासरीन का क्या होगा ये इंतज़ामिया के सामने बड़ा सवाल है। ये जो चूँकि जुमेरात का दिन था, तैयारियां चल रही थी जुमे के लिए, और दोपहर आते आते 20 तारीख को एक बुरी खबर इस इलाके के लोगों को मिली। और उसके बाद ईद से कबल इस तरह का अफसोसनाक वाक़या, जब हर कोई इस बड़े त्यौहार की तैयारियां कर रहा था और फिर एक गुंजान आबादी है, बस्ती है, एक साथ घुल मिल कर खुशियाँ मनाते थे, लेकिन उससे पहले इस इलाके के अंदर मातम का माहौल है। बहरहाल ईद से कबल मुतासरीन की मज़ीद क्या इमदाद हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल खुद जम्मू कश्मीर की सरकार, मकामी सतह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई सतह पर इंतज़ामिया इस वक्त ऑन टोज़ लगी हुई है। और कल सकीना ईतूब भी मुतासरीन से मुलाकात करने गई थी, उनका हाल जाना और जो भी इमदाद की जा सकती है उसका यकीन दिलाया गया। प्रोग्राम सलाम जेके में मज़ीद ख़बरें हैं, बात सेहत आमा के हवाले से होगी। तिब्बी निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर कैसा है, कुछ बड़े इदारों की तस्वीरों के ज़रिए सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात इमरान नाइको हमें ज्वाइन करेंगे और 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल होंगी।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जीके में आपका इस्तकबाल 9:22 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर में आतिशबाजी के एक वाक़े की हमने बात की और उसके बाद साउथ कश्मीर चलें, थोड़ी देर में जम्मू का भी जिक्र होगा, लेकिन वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर बड़े इदारों पर सवाल है। वो हॉस्पिटल्स जो एक बड़ी आबादी को कैटर करते हैं या तिब्बी सहूलियात फराहम करने का जिम्मा जिन इदारों पर है, उन बड़े अस्पतालों में, बड़े इदारों में चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर भी है। इस अस्पताल के आसपास अब तक शिकायतें मौसूल होती रहीं, अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है वो वहाँ से शिकायतें मौसूल होती रहीं। लेकिन जब मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ की टीम पहुंची तो पता चला कि दौरे हाजिर में ये अस्पताल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। अब इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, एक एक करके उस तरफ चलेंगे। इमरान नाइकू भी हमें श्रीनगर से थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मिशनरी सरकारी खजाने से जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पहले तो किसी अस्पताल में होती ही नहीं है, जहां है वहां कद्र नहीं। और बाकी जो बड़े अहमियत के हामिल साजो सामान हैं या आलात हैं, वो भी इस वक्त जंग आलूदा, साफ सफाई का कोई निज़ाम नहीं। सवाल उस पर, ये तस्वीरें सीडी हॉस्पिटल के आसपास की हैं और 1980 के बाद जिस बड़े अस्पताल पर सबकी नजरें थे, या 1880 माफ कीजिएगा, यानी 120-125 साल पुराना अगर कोई इदारा हो, वहां अगर सूरत हाल इस तरह की हो, तो फिर वो जो उसके बाद बनने वाले हॉस्पिटल्स हैं वहां तो छोड़ दीजिएगा जो हम और आप सोच रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर है, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए व्हील चेयर के जरिए तीमारदार अपने मरीजों को दिखाई दे रहे हैं। फिर बाहर तस्वीर, और फिर जो अस्पताल के अंदर से हमें शिकायतें मौसूल हुई कि साफ सफाई का निज़ाम इतना अबतर है कि रात के वक्त में किसी भी मरीज या मरीज़ा को वहाँ पर रखा नहीं जा सकता, और जो साजो सामान है वो काबिले इस्तेमाल नहीं है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। कुछ एरियाज आसपास वो आवारा कुत्तों के आमाजगाह बन गए हैं, जिस पर लोगों ने सवाल उठाए। हॉस्पिटल के अंदर की हालत क्या है, उसकी तस्वीर एक आपके सामने। ज़रा चीज़ों को मज़ीद बारीकी से समझेंगे। इमरान नाइक को श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। इमरान, ये बताइएगा, इस बड़े अस्पताल पर जो सवाल आज उठ रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इनकी असल में हकीकत क्या है? और ये भी बताइएगा कि करोड़ों रुपए की जो मशीनरी अस्पतालों के अंदर होती है, पहले तो अनफॉर्चुनेट ये है कि बड़े हॉस्पिटल्स में मशीनरी होती नहीं, जो आमतौर पर हम सुनते हैं। जम्मू और कश्मीर के बड़े इंस्टीट्यूशन से शिकायतें मौसूल हुई और यहाँ तक कि असेंबली में सरकार को जवाब देना पड़ा। व्हेन इट कम्स टू सीडी हॉस्पिटल, जिस पर एक न सिर्फ सेंट्रल कश्मीर बल्कि साउथ और नॉर्थ कश्मीर का भी बोझ एक तरह से है, सबसे बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में से एक है और प्रेस्टिजियस इदारा भी हम इसको समझते थे। लेकिन ये जो हालत है, ये असल में है, आपने क्या देखा, एक तो वो बताइएगा, और दूसरा, कोई इस सारी सिचुएशन के लिए जिम्मेदारी कबूल करने के लिए, इन गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़या है, जिसकी आपने तस्वीरें दिखाई है, 1880 में कायम किया गया, 2025 में इसके 25 साल मुकम्मल हुए, और ये वाहिद हॉस्पिटल है, वादी कश्मीर का पहला पल्मोनरी डिजीज सेंटर है कश्मीर वैली का जी। और अनफॉर्चुनेटली ये तस्वीरें क्या बयान करती है, ये तस्वीरें हमारी गवर्नमेंट पर, हमारे इस सीडी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन पर तमाचा है। और इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? आपने ये जो थोड़ा सा जूम करके विजुअल्स नहीं दिखाए, जो हमने आंखों से देखा जब हम वहां पर कल गए। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो MS साहिबा है, उनको उन्हें ये गुरेज नहीं किया कि हमें अलाउ करे कि हम अस्पताल की अंदर की तस्वीरें दिखाएं। दो तीन चीजें मैं दो तरीके से थोड़ा सा इस अस्पताल की मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। एक ये है कि अस्पताल की जो बिल्डिंग्स है, जो 1880 में बनाई गई, वो खस्ता हाल बिल्डिंग है, एज इट इज उसी हालत में है। और उन बिल्डिंग्स का क्या हुआ है अल्लाह ही जाने। और मैं समझता हूं कि अगर सकीना यतू जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, आबिद रशीद साहब जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है, और दीगर जो इदारे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, अगर वो भी इस जगह पे ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि सूरत हाल क्या है जमीनी स्तर पर, तो मैं समझता हूं कि हमारे कहने के बगैर ही सारी जो कहानी है वो समझ आएगी। अस्पताल में जो ऑपरेशन थिएटर है, पहले यहाँ पे तकरीबन 15 लोगों की सर्जरी की जाती थी पेशेंट्स की, लेकिन मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, मैं MS साहिबा से पूछना चाहता हूँ, मैं
हेल्थ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आज इस सिटी हॉस्पिटल में सिर्फ 3 लोगों की सर्जरी क्यों होती है? आपके ऑपरेशन थिएटर में जो मशीन्स है वो खराब पड़ी है, रिपेयर क्यों नहीं उनको कराया जा रहा है? आपके हॉस्पिटल में जो स्ट्रेचर है, आप देखिए किस बेरहमी के साथ लोगों को, पेशेंट्स को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया जा रहा है। आप देखिए व्हील चेयर का हाल जो हमने देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वहां से अंदर की तस्वीरें दिखाने की इजाजत नहीं मिली। 500 से 600 लोगों की, पेशेंट्स की हर दिन ओपीडी में वहां पे जो है इलाज किया जाता है, चेकअप किया जाता है, और ओपीडी जो है वो रेलवे स्टेशन का मंजर पेश कर रहा है। हजार इतनी भीड़ भाड़ और ना कहीं लाइटिंग और इतनी जैमलिंग, और वो हॉस्पिटल जहाँ पे मास्क लाजमी है, एक सेंसिटिव हॉस्पिटल है, लेकिन और कोविड सेंटर भी बहुत बड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस हॉस्पिटल की जो अंदर की हालत है, मैं समझता हूँ सरकार को इस पे बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। दूसरा ये कि यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने कुछ साल कबल अनसेफ करार दिया जी, और 2022 में, अगर मैं सही हूं, अगर मेरे फिगर सही है, 2022-23 में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने इस हॉस्पिटल का फायर ऑडिट किया, और इस हॉस्पिटल को फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने मोस्ट वल्नरेबल जो है हेल्थ केयर करार दिया। और इसके बावजूद भी अनसेफ बिल्डिंग्स में काम हो रहा है। उसके बावजूद भी ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे हालत जो है पेशेंट्स की, वो हम शायद अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। एक दूसरा ये कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, आप देखिए गंदगी कितना है, कूड़ा करकट कितना है, टूटी फूटी जो चेयर्स है, जो अंदर के जो बेड्स है वो बाहर बिखरे हुए हैं, गंदगी के ढेर बड़े हैं, और कुल मिला के ये जो हॉस्पिटल है ये इस वक्त इंतहाई हालत जार में है। अच्छा इमरान, एक चीज और भी बताइएगा, अस्पताल। आपने 2 चीजें मेंशन की, व्हील चेयर, उसकी तस्वीर भी हमने देखी, क्या लिफ्ट स्कीम है ही नहीं यहाँ पर, या लिफ्ट को लेकर कोई इंतजाम? तो ये जो अप डाउन पेशेंट्स होते हैं, यही तरीका है कि तीमारदार किसी व्हीलचेयर पर बैठाएंगे और सीढ़ियों से धक्का लगाते हुए ऊपर जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, एक पेशेंट ने कॉल करके ये तक कहा कि रात में उनकी वालिदा या जो मरीजा थी, अस्पताल में उनको रखना था, लेकिन इतनी बदबू, दीवारों की हालत खराब, पेंटिंग का कोई सिस्टम नहीं, तो वहां से रात को ही उनको अस्पताल छोड़ना पड़ा। इन दोनों चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट तस्दीक कीजिएगा। अगर शायद ये लिफ्ट होता तो इस तरह से बेदर्दी के साथ इन पेशेंट्स को, आप ये तस्वीरें खुद बताती है कि किस तरह से खुद जो अटेंडेंट है वो इस जैमलिंग में किस तरह सीढ़ियों के से इस स्ट्रेचर को व्हीलचेयर के जरिए से इस पेशेंट्स को ऊपर ले रहे हैं। दूसरा ये कि लिफ्ट तो यहाँ इस हॉस्पिटल में पता ही नहीं है लिफ्ट क्या होता है, रैंप तो पता ही नहीं क्या होता है। आप देखिए, अगर खुद मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए जो हमारी हायर अथॉरिटी है वो अगर एक बार तकलीफ करे अपने कुर्सियों से उठ के, वो देखे कि अस्पताल के अंदर की क्या हालत है, तो खुद वो इस बात को महसूस करेंगे हमारे कहने के बगैर। और मैं समझता हूं कि इसके लिए 2 चीजें हमें देखनी है और 2 लोग इसमें जिम्मेदार हैं। एक, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशन थिएटर में अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वो आउटडेटेड है, वो नाकारा है, वो खराब हो चुकी है। 15 से 3 लोगों की अब सर्जरी होती है, या 8 से या 9 लोगों की होती थी, अब 2 से 3 की होती है। इसके लिए शायद गवर्नमेंट को नहीं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, व्हील चेयर, वहाँ गंदगी, और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उन पे जंग कितना आलूदा है, वो कितना जंग आलूदा है, वो तो गवर्नमेंट ने, वो तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। और अंदर से जो ये जो एक्सरे मशीन भी पहले यहाँ पे, या यूएसजी की मशीन भी खराब थी, लेकिन रिसेंटली हमने गुलिस्तान न्यूज पे उसकी खबर चलाई तो थोड़ा सा उसमें फिर एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, तो फिर वो जो है वो मशीन वहाँ पे रिपेयर किया। मोस्ट ऑफ द मशीन जो वहाँ पे है वो सारी आउटडेटेड है, और खासकर मैं ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैं समझता हूँ जो इसका रिस्पॉन्सिबल वो गवर्नमेंट है। आपको याद होगा कि साल 2022 में गवर्नमेंट ने, प्रिंसिपल जीएमसी ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें यह कहा गया था कि जीपी पंत अस्पताल को सनवा, ये जो सीडी अस्पताल है, इसको जीपी पंत मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स है खराब है, जिस तरह से मैंने कहा कि ये पुरानी बिल्डिंगें हैं। लेकिन चूंकि जीपी पंत जो सनवार जो बच्चों का हॉस्पिटल है चल रहा है, उसको बेमिना में शिफ्ट किया गया, और तकरीबन 250-250 लोगों को फिर यहाँ जो जीपी पंत अस्पताल है सनवार में, वहाँ पे ओपीडी बनाई गई इस सीडी हॉस्पिटल की। लेकिन उसमें भी कोई फिर आगे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, और रिसेंटली के दौरान
सकीना यतू ने कहा है कि हमारा भी कोई प्रपोजल नहीं इसको शिफ्ट करने का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने DPR भी मुकम्मल बनाया है कि यहाँ नई बिल्डिंग्स तामीर होंगे, इस हॉस्पिटल को दोबारा से तामीर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी कोई जो है अमल दरामद नहीं हुआ। तो इमरान, जब आप बता रहे हैं कि कंसर्न लोगों ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, शायद कुछ मजीद तस्वीरें हम सबके सामने पहुंच पाती, वर्बली कोई टेलीफोनिक राब्ता कोई किसी से हुआ, कंसर्न ने कोई लबकुशाई इस पर की, क्या टेक है ऑफिशियल? देखिए, मैं खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिला हूं, MS में खुद मिला हूं, चूंकि जिस तरह से मैंने कहा कि हमने उनसे कहा था कि हम यहाँ पे तस्वीरें, तो पहले तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि यहाँ अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हमें हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ी। जब हायर अथॉरिटी से MS को फोन आया, उसके बाद उनसे कहा गया कि इनको अलाउ कीजिए, यहाँ से विजुअल्स, ये विजुअल्स ले वहाँ पे। तो फिर जब हमारे मेरे कैमरा पर्सन ने विजुअल्स ली और उसके बाद MS ने कहा कि नहीं जी, आप एक काम कीजिए, आप अंदर नहीं जाइए हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में हॉस्पिटल के कुछ टॉप ऑफिशियल से बात की, कुछ अच्छे डॉक्टर से बात की, जिन्होंने हमें, और इवन की पेशेंट से सबसे ज्यादा, और कुछ चीजें मैंने आंखों से भी देखे, क्योंकि कैमरा के बगैर मैं खुद अंदर गया और मैंने जो तस्वीरें अंदर से देखी, मैं इसलिए कहता हूं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे आबिद साहब है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, या सकीना यतू जो है हेल्थ मिनिस्टर, वो वहां पे खुद देखे इस हॉस्पिटल की हालत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए। ये सिर्फ एक इदारे की हालत आपके सामने रखी है, वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी बात होगी, आपके इलाकों में अस्पतालों का, स्कूलों का और बाकी तालीमी इदारों का, या फिर इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हाल क्या है, तस्वीरें किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाइएगा और बाकी हम पे छोड़िए, हम इसकी तस्दीक ऑफिशियल से भी करेंगे और जो आंखों देखा हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। जब इदारों की बात हो रही है, ये तो पुराने इदारे हैं जो हमसे संभल ही नहीं रहे, लेकिन सरकार की जानिब से मजीद नए इदारे, नए इंस्टीट्यूशंस बनाने का ऐलान कर दिया गया है और 3 मेडिकल कॉलेजेस का ऐलान हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। 3 कॉलेजेस जिनमें लद्दाख को भी रखा गया है, जम्मू कश्मीर को भी रखा गया है और जम्मू और कश्मीर 2 प्रोविंसेस शामिल किए गए हैं। मरकजी वजारत ने मंजूरी दे दी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत मेडिकल एजुकेशन में तीनों खित्तों को और आगे ले जाया जाए, और इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर की जो वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद है, उसके लिए हुकूमत के मुताबिक नई मेडिकल कॉलेजेस, एक उधमपुर में, एक हंदवारा यानी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, और वाइल लद्दाख के बारे में जो बात की गई है, पहला मेडिकल कॉलेज लेह के अंदर जो अब तक वहाँ पर नहीं बना, वो बनाने की तैयारी और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। ये जो इनिशिएटिव है सरकार के उस प्लान का हिस्सा है जहाँ पर हेल्थ केयर एजुकेशन सेटअप या सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है। पूरे मुल्क के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने को जब मंजूरी मिली तो उनमें 3 जम्मू कश्मीर में, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डर रीजन्स जो हैं वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेहतर हों, मिनिस्ट्री के मुताबिक तवज्जो इस पर है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में मज़ीद लोगों को मौके मिले, काम अच्छा हो, बेहतरी हो, कारकर्दगी अच्छी हो, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की दूर दराज इलाकों में जो शॉर्टेज है, जो कमियाँ हैं, अमला कम है, मरीज़ ज़्यादा हैं, दबाव बड़े अस्पतालों पर रहता है, तो उसको भी, उस सिचुएशन से भी बाहर निकला जा सकता है। मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए भी फैसला काफ़ी अहमियत का हामिल है। नए जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, इनमें 5 मेडिकल कॉलेजेस हुकूमत के मुताबिक जो ऑलरेडी हम जानते हैं, अनंतनाग में एक है, बारामूला में एक है, राजौरी में एक है, डोडा और कठुआ में एक, और इसके अलावा जो पहले फेज़ में जो मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम है उसके तहत बनाए गए थे, मज़ीद 196 पोस्ट ग्रेजुएट या PG सीट्स जो हैं और 60 MBB सीट्स जो हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए खित्ते के अंदर, और मेडिकल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, इसके लिए सरकार ने पहले तो फैसले लिए, लेकिन मज़ीद 3 कॉलेजेस बनाने का फैसला, और ये नए मेडिकल कॉलेजेस सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में बेहतरी का इशारा तो करते, अब देखने वाली बात होगी इससे बदलेगा क्या, ये चीज़ समझने वाली है, जिस पर काम बहुत जल्द शुरू होने की भी तवक्को की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा एशिया के सबसे बड़े गार्डन ट्यूलिप गार्डन की करते हैं। तफसीलात आपके सामने ज़रूर रखेंगे कि इस गार्डन को खोलने की तैयारी, और कुछ दिनों के बाद इस गार्डन को जब खोला जाएगा तो आप लोगों को खुद अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ बागे गुलेलाला को ज़बरवन की पहाड़ियों के दामन के बीचों बीच देखने का मौका साल 2025 में भी मिलने वाला है। बिल्कुल, ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन जो है वो जल्द ही सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। डल झील और ज़बरवन पहाड़ों के दरमियान वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 26 मार्च से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। मकामी और गैर मकामी सयाह वहाँ पर
आ सकते हैं और टूलिप गार्डन का नज़ारा ले सकते हैं। और आपको बता दें कि इस हवाले से तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी है और वादी कश्मीर में सियाहती सीज़न की अलामत भी मानी जाती है और कई किस्म के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं जो कई महीनों से इसके हवाले से तैयारियाँ जारी है। लेकिन अब मार्च 26 जिस दिन ये खुल जाएगा, 1.7 बिलियन पौधे हैं जो इस बार टूलिप गार्डन में लगाए गए हैं। खबर ये भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इसका इफ्तिताह करेंगे और इस हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो जारी है। ये तस्वीरें भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर जो मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन हैं वो इस टूलिप गार्डन को सजा रहे हैं, क्योंकि 26 मार्च से बाज़ाब्ता इसका आगाज़ होगा। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा, 26 मार्च से ये बाग जो है सयाहों के लिए खुल जाएगा, सयाह यहाँ पर सैर कर सकते हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए आसिफ, जहां तक टूलिप गार्डन का ताल्लुक है, जोर साहब जिस तरीके से हर साल टूलिप गार्डन पर नजर रहती है, तो इस बारी भी हमने रिसेंटली एक 15 दिन पहले वहां पर एक विजिट किया, जहां पर हमने देखा कि फार्मर्स ने जिस तरीके गार्डनर्स ने जो है जितने भी वहां पे लेबरर्स हैं, बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, बड़ी खूबसूरत मेहनत की है हर साल जबकि करते हैं। इस बारी भी हमने सुना है कि नीदरलैंड से कई सारे ऐसे बल्ब्स, ट्यूलिप बल्ब्स मंगवाए गए हैं जो इस बार जी हाँ गार्डन की एक बड़ी खूबसूरत पहचान बनेंगे। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को गार्डन की इनॉग्रेशन होगी, जिसकी इनॉग्रेशन रियासत के जी हाँ चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब करेंगे। जबकि रमजान चल रहा है तो रमजान के साथ साथ अभी देखा जाए तो कोई जश्न वशन नहीं होगा, यानी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक म्यूजिकल फेस्टिवल या गाना बजाना, तो रमजान को मद्देनजर रखते हुए जो गार्डन के जो इंचार्ज है, फ्लोरिकल्चर के जो इंचार्ज है जावेद मसूद, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ऐसी कोई अभी फंक्शन की प्लानिंग नहीं है। हाँ, बताया जरूर जा रहा है कि 1.7 जो विलियन बल्ब्स है वो लगाए गए हैं। गार्डन में कई सारी लाइटनिंग, इल्यूमिनेशन लाइटिंग, 3D लाइटनिंग या वाटर कैनल को एक्सटेंड किया गया है। चेरी गार्डन के साथ साथ जी हाँ हमने देखा कि एप्रिकॉट गार्डन जो है उसे बनाया गया है और डिफरेंट लैंडस्केप्स के साथ इसको खूबसूरत सजाया गया है। जबकि हर साल 4.5 लाख के करीब जो है गार्डन में विजिटर्स विजिट कर चुके हैं, कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ये बात पहुंची है। लंदन के बाद जो है कश्मीर का ही ट्यूलिप गार्डन है जो गिनीज बुक के रिकॉर्ड में आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4.5 लाख टूरिस्ट लास्ट ईयर विजिट कर चुके हैं। 30 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा नंबर, और इस बारी भी ये एक्सपेक्टेशन जारी की जा रही है कि इस बारी भी एक लार्ज नंबर होगा। हाँ, हर साल एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर आती थी पार्किंग को लेकर। इस बारी जो है फ्लोरिकल्चर ने डिपार्टमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिए हैं, जिसमें एसएमसी या बाकी दीगर उन्होंने पार्किंग प्लानिंग्स को लेकर कई सारे और चीजों को खड़ा किया है, कई सारे और पार्किंग स्लॉट्स को खड़ा किया है, ताकि इस बारी पार्किंग के हवाले से विजिटर्स को दिक्कत ना आए। फिलहाल सबकी नजरें 26 तारीख को लेकर, और इसका एक इम्पैक्ट इंटरनेशनली है, यानी देखा जाए तो फॉरेनर्स भी हर साल विजिट करते हैं। और इस बारी भी हमने एक्सपेक्टेशंस है कि पिछले साल जिस तरीके से एक 2000 का नंबर सामने नजर आया था, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड क्रॉस द फिंगर्स। देखते हैं इस बारी कैसा इम्पैक्ट जो है एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन को रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तफसीलात फराहम करने के लिए। ट्यूलिप गार्डन 26 तारीख से खुलेगा। 1.7 बिलियन जो ट्यूलिप बल्ब्स हैं या फिर मुख्तलिफ अकसाम के फूल हैं वो आपकी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। और जब इसका इनाग्रेशन होगा तकरीबन 1-1.5 माह के दौरान, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, सयाहों की तवज्जो का मरकज़ शहर श्रीनगर के बीचों बीच ज़बरवन की पहाड़ियों के दामन में वाक़ा ये खूबसूरत इलाका बनने वाला है। ये लगातार इस पर हमारी नज़र रहेगी और मुकम्मल प्रोग्राम भी आप ट्यूलिप गार्डन से देखेंगे। उद्घाटन या फिर इनाग्रेशन से पहले भी और बाद में भी कोशिश जारी रखें। आप कॉल्स करना शुरू करें। कैट के हवाले से अब आपके सामने खबर रखेंगे, यानी CAT, जिसको आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसकी जानिब से अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और कुछ फैसले भी इस ताल्लुक से आ रहे हैं। और उसके बाद सीधा आपकी कॉल्स पर चलेंगे और जम्मू कश्मीर असेंबली की भी बात करेंगे, जहां पर थोड़ी देर बाद सेशन का आगाज़ हो रहा है और उससे पहले बयानात आना शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कैट की जानिब से या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जानिब से एक अहम तरीन फैसला सुनाया गया, जिस फैसले के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या GAD के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह रोकने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा काबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट्स जारी किए गए हैं कैट की जानिब से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के खिलाफ। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच के सीनियर मेंबर जिसने सख्त नोटिस इस केस में लिया, राजेंद्र सिंह डोडा मेंबर हैं जम्मू से, और राम मोहन जूरी ये भी मेंबर हैं।
इन्होंने सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तनख्वाह रोकने का हुक्म दिया और काबिल जमानत या फिर बेलेबल वारंट जारी किए गए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के खिलाफ। जो केस था बिमला देवी वर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और जवाब देहिंगान जिनको फाइनल अपॉर्चुनिटी या लास्ट मौका दिया गया था कि रिटर्न स्टेटमेंट दे, ऑर्डर्स 21/11/2024 को, इसके अलावा 19/12/2024 को और 11/2/2025 को, ये 3 बार मौके दिए गए, लेकिन अभी तक रेस्पोंडेंट्स यानी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी थे बिमला देवी वर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जवाब देने में नाकाम साबित हुए। और कहा गया कि जो कोर्ट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अदलिया है, उसके साथ इस तरह का रवैया कि बार बार ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं लेकिन अफसरान ऑर्डर्स को बालाए ताक रख रहे हैं, जिसके बाद अथॉरिटीज ने सख्त फैसला लिया और क्लियर डायरेक्शंस देने के बावजूद भी कि आपके पास लास्ट मौका है। जो जवाब देहिंगान थे, रेस्पोंडेंट्स थे, वो वर्चुअली प्रेजेंट होने में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आए और एक्सप्लेन करें कि मामला क्या है, तब भी इन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया और एक तरफ रिपोर्ट पेश करने में या रिटर्न रिप्लाई देने में नाकाम साबित हुए। ना रिटर्न स्टेटमेंट आया और ना कोर्ट के मुताबिक क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद भी जवाब देहिंगान ने वर्चुअली भी जवाब देने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और ये जो जिस तरह का नॉन कॉम्प्लायंस देखा गया है या जिस हिसाब से गैर संजीदगी देखी गई है, कैट ने ऑर्डर पास किया कि सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सैलरी रोकी जाए, तनख्वाह बंद की जाए फिलहाल, और जब तक अगले ऑर्डर्स जारी नहीं होते, टिल फर्दर ऑर्डर्स सैलरी विल बी स्टॉप्ड। इसके अलावा डीडीओ कंसर्न जो है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, उनको कहा गया कि सैलरी इन ऑफिसर्स की रिलीज ना की जाए कैट के इस डिसीजन के मुताबिक। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए सेक्रेटरी जीएडी के खिलाफ कि वो क्यों नाकाम हुए इस केस में अदालत के हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में। इन सब के बीच में केस टाइटल रविंद्र कौर वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी समाअत हुई और रविंद्र कौर वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट में बार बार ऑर्डर्स देने के बावजूद, बार बार हुक्म जारी करने के बावजूद जवाब देहिंगान या जो कंटेमिनर्स थे, रेस्पोंडेंट्स थे, वो नाकाम हुए रिपोर्ट पेश करने में और जुडिशियल प्रोसेस में ये मामला आगे बढ़े, कानूनी कार्रवाई हो, उसमें गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया। ऑर्डर 28/2/2025 का सैलरी जो थी वो कोताही बरतने वाले या गफलत बरतने वाले अफसरान की रोकने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि तनख्वाह रोकने के बाद भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया और ये सीरियस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कैट के मुताबिक। इस मामले का भी सख्त नोटिस लिया गया और कैट ने गैर जमानती वारंट नहीं बल्कि काबिल जमानत वारंट यानी बेलेबल वारंट, जिसमें अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उनके पास जमानत का भी ऑप्शन होगा और वो जमानत ले सकते हैं। डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, उनके खिलाफ, और इफ्तिकार अली शाह चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, इनको कहा गया कि अगली डेट 23 अप्रैल 2025 है। एक तो काबिल जमानत वारंट जारी किया गया है, केस जो है वो आपके सामने रविंद्र कौर वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें साबिका सीईओ पुंछ की तरफ से भी कोई काम नहीं किया गया तो मौजूदा सीईओ को उसका जवाब देना पड़ रहा है। और 23 अप्रैल को इन दोनों को कहा गया कि वो ज़ाती तौर पर अदालत में मौजूद रहेंगे और अगर कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता तो उसके बाद कॉन्टेम्प्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स है उसके तहत अदालत आगे बढ़ने पर मजबूर होगी। जो ऑर्डर हमारे हाथ लगा है जिसमें ये तस्दीक की गई है और 2 अफसरान के खिलाफ काबिल ज़मानत वारंट, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, सीईओ पुंछ, और इसके अलावा एक सीनियर अफसर जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो, ये डायरेक्शंस दी गई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, और साथ साथ आइंदा अहकामात तक तनख्वाह बंद रूप करने के लिए डीडीओज़ को कहा गया कि सैलरी रिलीज ना करें और अगर यहाँ से आगे भी काम नहीं होता तो फिर मुश्किलात इन अफसरान की बढ़ सकती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन बजट इजलास 16वां दिन, थोड़ा सा वक्त रह गया है, सेशन का आगाज हो जाएगा। इन सब के बीच में असेंबली के बाहर ही बयानात आना शुरू हो गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से थोड़ी देर पहले बात की और चूंकि उन्होंने मरकजी वज़ीर दफ़ा अमित शाह से मुलाकात की है, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, माफ़ कीजिएगा राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात हुई है, तो राजनाथ सिंह और सुनील शर्मा की मुलाकात के दौरान क्या मामलात थे जो ज़ेर बहस आए, इस हवाले से एक सवाल शिल्पा शर्मा ने लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछा। पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल आप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से आपने मुलाकात की, क्या कुछ इस मुलाकात में? कुछ ऐसा खास नहीं था, रूटीन की मीटिंग थी और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे डिफेंस रोड्स हैं जिन पे थोड़ी सी एक्सपीडाइट करने की हमारी रिक्वेस्ट थी और कुछ नए डिफेंस रोड्स की भी मांग थी, उसी के लिए मेरी ये मीटिंग थी, इसके अतिरिक्त कोई खास नहीं। कल डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। उनका कहना है कि जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी को वो बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देते हैं क्योंकि काफी समय दिया गया है, 6 महीने का। आपने भी कहा था कि ये कमेटी जो है नाम की कमेटी। देखिए, डेली वेजर्स की बात तो बिल्कुल सत्य है, उनके साथ मजाक हुआ है, इनके परिवारों के साथ मजाक हुआ है। डेली वेजर्स अब रिटायरमेंट के वर्ज पे है और अभी भी ये 6-6 महीने की रिपोर्ट्स वेट करेंगे और उसमें भी कोई साफ जाहिर नहीं है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद डेली वेजर्स के साथ न्याय होगा। लेकिन विपक्ष के नाते हम उनकी आवाज हैं, असेंबली में भी बाहर भी हम उनके साथ खड़े हैं। किश्तवाड़ जिला के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ? नहीं, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर के इश्यूज डिस्कस किए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। शिल्पा शर्मा ने लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की। इससे पहले कॉलर्स की तरफ जाएं, विक्रम रंधावा जो रुकने असेंबली है जम्मू से, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, स्पीकर की तरफ से कर्नाटक असेंबली में जहां हंगामा हुआ मुसलमानों के 4% आरक्षण या रिजर्वेशन पर, उस मामले पर काफी हंगामा देखने को मिला। तो कर्नाटक की विधानसभा से 18 बीजेपी के एमएलएज को या अपोजिशन के एमएलएज को सस्पेंड किया गया, सेशन से बाहर का रास्ता दिखाया गया उस मामले पर, और 4% रिजर्वेशन वाले इशू पे विक्रम रंधावा ने कुछ सवालों के जवाब दिए। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में माइनॉरिटी को 4% आरक्षण देने को लेकर जो है वो विधानसभा यानी कि कर्नाटक विधानसभा में बिल पारित हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा जो है वो एक बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला। जैसे ही बिल पारित हुआ उसके बाद एक हंगामा हुआ और स्पीकर के द्वारा जो है वो 18 एमएलए को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी विधायक विक्रम रंधावा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं 4% आरक्षण सरकारी में मिनोरिटीज को देने को लेकर बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला, सस्पेंड भी 18 एमएलए को जो है वो किया गया, किस तरीके? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है और कांग्रेस से इससे ज्यादा आप तवक्को भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई तौर तरीका नहीं है कि आपने क्योंकि अपीजमेंट पॉलिसी कुछ अडॉप्ट कर रहा है और उसके लिए आप मेजोरिटी को दरकिनार करके माइनॉरिटी के लिए कोटा सिस्टम लागू करेंगे। ऑलरेडी देश की तबाही इसी पहलू पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो अपोजिशन के लोगों ने बेहतरीन रोल निभाया है। अब तानाशाही तो स्पीकर करते ही है, रूलिंग पार्टी के होते हैं, वो हर जगह है। अब हम भी बात करें तो बात दूर तक जाती है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि ये कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार वहां पर कोई ना कोई सांप्रदायिक वातावरण खराब करना चाहती है, कर्नाटक को खराब रास्ते पे डालना चाहती है। विकास के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने डाला था, बदकिस्मती लोग गुमराह हुए और एक तरफ चल के कांग्रेस की हुकूमत बनाई है। और ये जो निर्णय उन्होंने लिया है 4% आरक्षण देने वाला, ये टोटली निंदनीय निर्णय है, इसको वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वहां के मुख्यमंत्री सीतारमण की अगुवाई में जो है ये फैसला लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इशारों पर जो है वो ये लिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये कहा था। अब राहुल गांधी इशारों में क्या क्या कहते हैं, उनकी तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअल डायरेक्शंस होती हैं वो भी कांग्रेसियों को समझ नहीं आती। तो उनका इशारा कांग्रेस के जो कर्नाटक के सीएम ने कैसे समझ लिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, इंटेंशनली हो रहा है। पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल ये चीजें कर रहा था, अब जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है वो इस तरीके से माइनॉरिटी अपीसमेंट का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं उपद्रव क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार कहीं पर नहीं होने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बात कर रहे थे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर वाले बयान पर रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो गए हैं, उस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन सीधा कॉलर्स के पास चलेंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके कॉल करना शुरू करें। इन 5 मिनट्स में जितनी भी कॉल्स आएंगी हम उनको रिसीव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो
हेलो। हाँ आशीष आदाब। जी आदाब। हाँ सर, ये मुझे कल जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाजन जी का जो बयान आया है कि जो स्क्रैप पॉलिसी है जो 15 इयर्स की, इसके बारे में मुझे थोड़ा बात करनी थी। जी जी बताएं। पहले क्या था, यहाँ पर क्या होता था जो 15 साल की जो गाड़ी होती थी वो रोड पे चलती थी, उसके बाद उसका लाइफ इंक्रीज करके 5 साल 10 साल कर देते थे। अब इसी के बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि इसमें कैसे मतलब ये करने जा रहा है। बहुत जल्द आपको गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम्स में इसके हवाले से मजीद तस्दीक भी करेंगे और हमें कंसर्न अथॉरिटी से मजीद इस पर बात करने दें। और 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने की भी बात बीच में कही गई थी, उसके बाद क्या पॉलिसी में किस तरह की कोई तब्दीली हुई या नहीं, कंसर्न अथॉरिटी से खासतौर से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जल्द हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। टीवी की आवाज बंद कर लें, नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम हबीबुल्ला है। जी हबीब साहब बताएं। सर मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैंने कॉल की थी वो महकमा जल शक्ति के खिलाफ। वही शालटीक से लेके मुजगुड़ तक सिर्फ 10% लोगों को पानी का कनेक्शन है, बाकी मुफ्त पानी पीते हैं, बाकी लोग मुफ्त पानी पीते हैं। क्या हमारा डेलीवरी का तनख्वाह इससे नहीं निकलता था? इतना रेवेन्यू जाया हो रहा है, कहने की बात ही नहीं जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये कंसर्न मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा। बहुत सारे इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं, फिर बाकी मामला, वाटर टैक्स की अदायगी के लिए बार बार खबरदार किया जा रहा है हर जगह पर, तो फिर उस हिसाब से पानी भी होना चाहिए। जो शिकायतें हैं कम से कम उन एरियाज पर फोकस हो। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। नाम बताएं, कहाँ से? हेलो नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सरपुरा से। जी जी बताएं। हाँ सर, ये तो मसला है, ये हमारा यहाँ ड्रेन है 2021 से बनाया, यहाँ तो उन्होंने आधा ही रास्ते में छोड़ दिया, लोगों ने उसमें पानी डाला, वो ड्रेन ब्लॉक है, वो तो यहाँ काम ही नहीं चलता है, उनको ये फेल हो गया ड्रेन, हमको घरों में पानी आता है। कौन सा एरिया बताया आपने? सदपुरा ईद का, सईदाबाद कॉलोनी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके एमएलए साहब तक ये मामला आज ही पहुंचा दिया जाएगा। रेस्ट काम उन्होंने करना है, उम्मीद तो होनी चाहिए। हमारी जो कोशिश है वो इंशाल्लाह जरूर रंग लाएगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। अपना नाम बताइए और कहां से आप? कौन साहब कहां से, नाम बताएंगे अपना? हेलो। चलिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। कौन साहब कहां से, नाम बताएं? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सब ठीक पा सब ठीक पा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओत को ना उमर खबर को ना ताना उसमें बिजली होन अनस्टी आदने हम टाइम आ गया, मतलब कतना रेतर में गए पूरा कवर। हेलो जी जी फिर से सवाल करें। जी मैंने बोला ये परसों उमर साहब ने वो एमएससी दी ना बिजली में, एमएससी जी जी, इसमें वो टाइम दे देंगे कितने महीनों में भरना है, ये सारा जो भी आउटस्टैंडिंग है उसकी डेट साथ साथ डिपार्टमेंट जारी करता है, और ताज़ा डेट क्या है वो ज़रूर आपको गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बता देंगे। कोशिश करेंगे वेबसाइट पर भी हमारी वो डेट साथ साथ आ जाए, लेकिन वो तभी होता है जब डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो डेट जारी की जाती है, एक डेडलाइन फिक्स होती है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मोहम्मद शफी श्रीनगर पे। जी शफी साहब। हजरत ये फूड सेफ्टी वलिस मार्केट गसान यह असल चीज मगर अत गो सत ब्रोट जबा खाना आसान तक कटन तीरन मारान पे नान तम मार्केट तथ हेल्थ अफसर सह अमुक डॉक्टर तक सह चेक करान यह माज ठीक पे फेरान मार्केटस आज मारान अंदर तुम वो डिफरेंट माज अड़न जान वजुन अड़न जान बदल रंग यह पता क्या खान अमे खुद गोस जबा खान यन चक बाज़ाब्त गसान चक अमुक डॉक्टर तक हेल्थ ऑफिसर की कमिटी मन सह वुचान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तजवीज़ कंसर्न अथॉरिटी तक ज़रूर आपकी बात पहुंचेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि मस्बत नताइज भी आए लोगों की बात सुनने के बाद। लास्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब मैंने पहले भी 2-3 बार जनाब को फोन किया था। जी जी। यहाँ एक रोड R&B की निकली है शमशान घाट, पमरोड का शमशान घाट सुरनकोट में जी, तो उसका मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। 5-6 साल हो गए हैं उसको, 8 साल हो गए निकले हुए, अभी मुआवजा नहीं दिया। आपने जमीन दी थी रोड के लिए? रोड के लिए जमीन आपने दी है? जी हमारी मिल्कियती जमीनें गई हुई हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है ये? जी सर, डिपार्टमेंट कौन सा है? R&B। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बात जरूर अथॉरिटीज तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई है। थैंक यू सो मच बाकी तमाम लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चलते चलते जरा एक अपडेट आपको बता दें, थोड़ी देर में असेंबली सेशन कुछ मिनट्स में शुरू होने वाला है और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला GST अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा या असेंबली में कुछ देर बाद पेश करेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा या बहस मुबाहिसा होगा। लेकिन चलते चलते 2 बैक टू बैक साउंड बाइट्स अब तक पहुंचानी है। तनवीर सादिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA जडीबल, उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी वाले बयान पर रद्दमल दिया है और साथ साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू ने भी गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात की। बैक टू बैक दोनों बाइट्स आप सुनिएगा, हमें इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर असेंबली आपको लिए चलेंगे। कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक के समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, टेररिज्म जम्मू कश्मीर में टेररिज्म, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर में हड़ताल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होता था, उसमें काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। जो आतंकवाद के कारण जो है वो मौतें होती थी उसमें 70% जो है 70% कमी देखने को मिली है। किस तरीके से? अगर जो भी चीज पार्लियामेंट में कल बोली गई अगर वो सही है और अगर वो अच्छी है तो मैं उसका चाहता हूं कि जो उसका डिविडेंड है वो लोगों को मिले। तो फिर लोगों की ये गुहार है इतने पिछले 1-1.5 साल से कि आप हमें स्टेटहुड वापस दे दीजिए। अगर सब कुछ ठीक है, अगर लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट समझती है सब कुछ ठीक है, तो फिर स्टेटहुड वापस रेस्टोर होना चाहिए। वो रेस्टोर क्यों नहीं हो रहा है? फिर उसमें क्या रुकावट है? उन्होंने कहा कि उरी और पुलवामा जैसे जो अटैक हुए थे 10 दिन के भीतर उत्तर दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो है वो करवाई गई। देखिए अच्छी बात है, अगर टेररिज्म पे कुछ भी कोई चीज होती है अच्छी बात है, लेकिन उसका डिविडेंड लोगों को तो मिले। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कोई डिविडेंड्स मिल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक और चीज कही कि जम्मू कश्मीर में 40,000 के करीब जो है वो जॉब्स दी गई। देखिए आप कल मैंने मेरे सवाल में गवर्नमेंट का जवाब था कि 3.5 लाख से ऊपर अभी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो नौकरियां किसको मिली? ये तो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है। अगर कोई भी चीज मुझे बताइए जो हमने इन दिनों उठाई है, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री पॉलिसी पे 28,000 की बात है, उसमें 28,000 में से 16,003 लोगों को मिला, वो बाहर के लोग थे, जम्मू कश्मीर के नहीं थे। जब नौकरियों की बात उठी तो 3.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड है, तो कहाँ कौन लगे नौकरी में? तो ये ऐसे। सकीना इतू हमारे साथ मौजूद है। सर, मैम, गृह मंत्री अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म, स्टोन पेल्टिंग और जो हड़ताल होती थी उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आतंकवाद के कारण जो मौतें होती थी 70% उसमें जो है वो कमी देखने को मिली। आप किस तरीके से? चले, अल्लाह करे, हर कोई चाहता है कि नॉर्मल सी हो, हालात ठीक रहें। तो अगर वो दावा करते हैं इस चीज़ का, ग्राउंड में साबित होना चाहिए, ग्राउंड में पता चलना चाहिए कितने ज़्यादा हालात ठीक हो, और हालात सही में ठीक रहने चाहिए। लोगों को जो है फ्रीली घूम फिर सके, अपना काम कर सके, और एजुकेशन सिस्टम है वो सही से चल सके। तो अगर कहते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के हालात ठीक है, तो चलो अल्लाह करे हालात ठीक रहें हमेशा। हर एक इंसान यही चाहता है, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं नॉर्मल से आ जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है वो जो देश का सपना था कि एक संविधान, एक झंडा, एक प्रधानमंत्री, उस सपने को पूरा किया है। चले, उनको लगता है पूरा किया है तो खुद ही देख लीजिए ग्राउंड में डेवलपमेंट क्या हुई, क्या क्या हुआ है उसके बाद, ख़त्म करने के बाद। तो वो तो ग्राउंड में दिख रहा है क्या क्या हुआ है ग्राउंड में। ख़त्म करने के बाद कितनी डेवलपमेंट आई, कितना रोज़गार मिला। बल्कि जम्मू कश्मीर तो नंबर 1 पे है इस वक्त बेरोज़गारी में। डेवलपमेंट अगर चेक करेंगे तो जो कहा गया था इनकलाब आएगा, काम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बरअक्स है। अच्छा, एक और बात, रोजगार की। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू हमारे साथ मौजूद थी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।